मैग्नेट का आज का ऑब्जेक्टिव हम लोग का शुरू हो रहा है। ये फिजिक्स का आपका चौथा पार्ट होगा, अर्थात 4 यूनिट। और चौथा यूनिट में आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैग्नेट का प्रश्न देख लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि किसी चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण, ये भी कह सकते हैं यहाँ चुंबक होना चाहिए। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि चुंबकीय आघूर्ण M बराबर M गुना 2L। ये M होता है ध्रुव प्रबलता और ये होता है आपका लंबाई। ये जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट का एक भाग होगा धन ध्रुव और एक भाग होगा ऋण ध्रुव। इसकी टोटल लंबाई को हम मानते हैं L। और ये जो धन ध्रुव है इसको भी हम M द्वारा व्यक्त करते हैं और ऋण ध्रुव इसको भी हम M द्वारा, एक को 1 मान सकते हैं और एक को 2। ये दोनों में से किसी एक का परिमाण है ये, और ये है बीच की लंबाई। तो यहाँ मिडिल में से आधा लंबाई, टोटल लंबाई कितना होता है 2L। तो अब प्रश्न है सर कि इसका SI मात्रक क्या हो सकता है? SI मात्रक भी हम देखेंगे। तो अगर इसका SI मात्रक निकालिएगा तो वो होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। इसी को हम टेस्ला बाय जूल भी कहते हैं, इसी का दूसरा टेस्ला बाय जूल। और ये जो होता है यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश। तो प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि किसी चुंबक का चुंबक आघूर्ण है तो कौन सी राशि है? ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि। अगर आपसे पूछेगा इसका SI यूनिट क्या होता है तो आप बोलोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, या अगर ये ना दे तो आप बोलोगे टेस्ला बाय जूल। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है सर कि चुंबक आघूर्ण में M की दिशा क्या होती है? ये अगर M की दिशा ले तो यहाँ पर प्लस एक M और एक है सर माइनस। हमेशा चुंबक, एक स्वतंत्र चुंबक को अगर छोड़ दे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल की ओर ऐसे करके वो क्या करेगा? रुकेगा। तो सर इसमें कहाँ से कहाँ दिशा होगा? तो हम बोलेंगे साउथ से लेके कहाँ? नॉर्थ। हमेशा साउथ से लेके नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी दिशा होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है चुंबकत्व का अनुसिद्धांत किसने दिया था? चुंबकत्व का अनुसिद्धांत, देखिए चुंबक का अनुसिद्धांत आपको दिया था वेबर ने। यहाँ पर प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, ये ऑप्टिक्स में पढ़े हैं। और वेबर के नियम को जो संशोधित किया था वो किया था एविंग। अगर आपसे पूछेगा कि चुंबक तो अनुसिद्धांत को किसने संशोधित किया था तो आप बोलोगे एविंग। लेकिन इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया किसने था तो आप बोलोगे वेबर। तो आपका सही ऑप्शन होगा वेबर। चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न है चुंबक आघूर्ण का मात्रक होता है। अभी हमने बताया कि चुंबक आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को आप कहते हो जूल बाय टेस्ला। इस ऑप्शन में एम्पियर मीटर स्क्वायर कहीं भी नहीं है, लेकिन जूल बाय टेस्ला दिया हुआ है। तो आप मारोगे ऑप्शन नंबर डी, जूल बाय टेस्ला। अगला प्रश्न, SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? चुंबकशीलता आप लोगों को जब हम मैग्नेट पढ़ाए थे तो मैग्नेट में हमने बताया था चुंबक विद्युत चुंबक प्रेरण या चुंबक बल, उसका वैल्यू आपको बताया था μ0 बाय 4 पाई बाय M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये आपका ध्रुव की प्रबलता थी और ये उसके बीच की दूरी। और ये जो μ0 था, ये μ0 को ही हम कहते हैं चुंबकशीलता। और चुंबकशीलता का SI मात्रक यहाँ आपसे पूछ रहा है तो इसका SI मात्रक होगा बाबू हेनरी बाय मीटर। और ये आपको कहीं न कहीं दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि किसी क्षण चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए
ये आपका एक क्षण चुंबक है, एक का प्लस ध्रुव यानी इसको आप नॉर्थ पोल कहें और इसको माइनस या साउथ पोल कहें, और इसको अगर आप दो भाग में बांटे तो क्या चेंज नहीं होता है। जिस प्रकार प्रकाश में आप पढ़े तो प्रकाश में आवृत्ति चेंज नहीं होती है, प्रकाश में आवृत्ति चेंज नहीं होती है, विद्युत धारा में भी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। उसी तरह यहाँ क्षण चुंबक में भी एक चीज चेंज नहीं होगा, वो होगा सर ध्रुव प्रबलता। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। आप कितना भी टुकड़ा इसको करें, इसको अगर स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। अगर ऐसे भी कर दे फिर भी ये उत्तर या दक्षिण दिशा में ही रुकेगी, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7। चलिए, प्रश्न है किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबक प्रेरण का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबक प्रेरण, विद्युत चुंबक प्रेरण F, इसी को आप चुंबक बल भी कहेंगे, इसी को आप चुंबक क्षेत्र की तीव्रता भी कहेंगे। तो इसका वैल्यू आपने पढ़ा था μ0/4 बाय इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है सर, तो दूरी, दो ध्रुव प्रबलता के बीच की दूरी को ही हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, r। तो सर ये क्या होता है, आर स्क्वायर कहाँ है, नीचे, तो व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रश्न है सर चुंबक प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती तो है ही, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको आंसर कंफ्यूजन करेगा कि सर व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1/r², ये भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट कह दिया कि सर व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो उल्टा है, वो उल्टा में है क्या, तो वो उल्टा में है क्या, r²। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा r²। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता कि किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबक प्रेरण का मान होता है, तब आप कहते कि क्या होता है, 1/r²। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबक क्षेत्र चुंबक आघूर्ण दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर क्या होता है। ध्यान देंगे, ये आपका चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो रेखा हम बीच से खींचते हैं, ये चुंबक की रेखा हुई, ये चुंबक की रेखा, इसको कहेंगे अक्ष दिशा, अक्षीय स्थिति इसकी हो गई। और जब ये बीचों बीच काटेगा तो इसको हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति, इसका नाम होगा बाबू निरक्षीय स्थिति। अब प्रश्न है क्या कि सर यह चुंबक को क्या करती है, तो चुंबक को ये लगातार बराबर भाग में काटती है। जब बराबर भाग में काटेंगे तो इसको कहेंगे समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित। और साथ ही साथ ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये इसको कह सकते हैं ये लंब समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन केवल है आपका लंबवत, जो कि नहीं होगा। अगला है समांतर, तो आप देख रहे हैं समांतर कभी होगा ही नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन है प्रति समांतर, यानी कि समांतर नहीं होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, समांतर नहीं होता है। क्या होता है, तो होता है भैया लंब समद्विभाजित। अगला प्रश्न, प्रश्न है बाबू, L लंबाई के एक स्टील के तार का एक चुंबक आघूर्ण M है, चुंबक आघूर्ण M है, और इसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर, अब ये तार पहले सीधा है, अब इसको अर्धवृत्ताकार हम चाप में क्या कर दे, मोड़ दे, तो उस स्थिति में इसका चुंबक आघूर्ण क्या होगा, जो M पहले था। यानी कि चुंबक आघूर्ण का आपको हमने पहला ही प्रश्न में सूत्र बताया, M गुना 2L। तो सर ये 2 गुना M, 2M तो हो गया, लेकिन ये लंबाई अब क्या हो गया, सीधा ना होके कर्व हो गया, और वो कर्व का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है 1/पाई। तो आप अगर 2M को L के जगह 1/पाई लिखे तो यहाँ हो जाएगा 2M गुना 1/पाई। सॉल्व करते हैं
तो 2m बाय क्या हो जाता है पाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिख रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्ष तथा निरक्ष स्थिति में चुंबक क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। जो आप चुंबक क्षेत्र निकालेंगे उसका आपको निकालना है अक्ष स्थिति में, फिर आप चुंबक क्षेत्र निकालेंगे वो होगा निरक्ष स्थिति में। दोनों ही स्थिति में आपने व्यंजक पढ़ा है, अक्ष स्थिति और निरक्ष। अक्ष स्थिति में आपने जो व्यंजक प्राप्त किया है वो μ0/4 पाई, बगल में होगा सर 2m/r³। जब आप इसी का निरक्ष स्थिति में व्यंजक प्राप्त किए थे तो μ0/4 पाई ये निकला था m/r³। अब अनुपात कहता है तो आप इसका बटे कर दें। जब करेंगे तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1। अगर इसको अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो आपका सही आंसर क्या होगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक के लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या। ऑप्शन देखिए, चुंबक क्षेत्र शून्य होता है, चुंबक विभव शून्य होता है, चुंबक क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होता है, डी इनमें से कोई नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं होता है। तो सर अगर आपका ये चुंबक है, चुंबक का कौन सा बोला, एक होगा अक्ष स्थिति और ये क्या कहा है लंब, ये हो गया आपका क्या लंब। अगर लंब बोले तो ये हो गया निरक्ष स्थिति, अक्ष नहीं होके क्या हो गया निरक्ष। और निरक्ष स्थिति में विभव जो होता है चुंबक का विभव वो क्या हो जाता है शून्य, केवल विभव शून्य होगा, तीव्रता या क्षेत्र शून्य नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के विभव क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है सर कि चुंबक द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबक विभव का मान किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, किसके, r² के, 1/r² के, r³ के और 1/r³ के। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर विभव का व्यंजक होता क्या है। विभव का व्यंजक होता है μ0/4 पाई इंटू m/r²। ये हुआ सर विभव का। अगर आप क्षेत्र की बात करें अर्थात चुंबक प्रेरण की बात करें तो वो होता है μ0/4 पाई इंटू m/r² की जगह r³। ये जस्ट लाइक कुलाम्स लॉ जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी विभव प्राप्त करते थे और वहाँ पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते थे। वहाँ पर भी विभव में r² प्राप्त होता था और तीव्रता में r³ प्राप्त होता था। यहाँ भी आपसे यही पूछ रहा है कि सर विद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबक विभव का मान क्या होगा, क्षेत्र नहीं पूछ रहा है विभव। तो विभव आपका ये है, यहाँ पर r² क्या है नीचे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/r²। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है समरूप चाल न्यू से घूम रहा है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सर इनकी चुंबक आघूर्ण क्या होगी। तो वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए किसी आवेश का जो चुंबक आघूर्ण यानी कि अंदर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो होता है वो होता है 1/2 E⁴r। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है m चुंबक आघूर्ण के एक क्षण चुंबक को b तीव्रता के एक समान चुंबक क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पर लगने वाला बल बोले या चुंबक प्रेरण बोले वो होता है ये जो m या आप b कहें ये होता है सर m क्रॉस b। अगर आप इसको अगर आप परिमाण में लिखें तो आप सभी पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है वो होता है m
बी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, और यही चीज डॉट प्रोडक्ट में होता तो वो कॉस थीटा होता। चूंकि क्रॉस है, सदिश राशि है, तो क्रॉस होगी, और क्रॉस होगी तो वो इसमें क्या होगा, साइन थीटा। आपका सही ऑप्शन होगा डी, एम बी साइन थीटा। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, एक वृत्ताकार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट। इस कुंडली का चुंबक आघूर्ण होगा, क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कुंडली में तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ऑप्शन बी, कुंडली में तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन सी, कुंडली में तार के लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। अगला है, कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। आपने व्यंजक क्या पढ़ा? आपने व्यंजक पढ़ा है बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, और बगल में m बाय r स्क्वायर। तो ये जो भी त्रिज्या इसकी होगी तो आप उसको क्या मानोगे, r, और वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। किसका व्युत्क्रमानुपाती है सर? तो वर्ग का। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुंडली में तार की लंबाई के क्या होगा, वर्ग के। सी डी दोनों ऑप्शन सेम है। यहां पर आप व्युत्क्रमानुपाती बना लेंगे, टाइपिंग गड़बड़ी है, ये आपका सही ऑप्शन होगा कि सर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसी चुंबक क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र बी, चुंबक क्षेत्र को बी द्वारा व्यक्त किया गया है, और इस पर लगने वाला या लगाने वाला जो बल युग्म होगा उसका आघूर्ण क्या होगा? तो सर आघूर्ण, बल आघूर्ण को व्यक्त करते हैं टॉर्क द्वारा। ये जे को उल्टा घुमा दीजिए, यह टॉर्क हुआ, और इसका जो व्यंजक होता है ये होता चुंबक क्षेत्र और ध्रुव की प्रबलता, अर्थात चुंबक में कितना पावर होता है। तो आपका हो गया सर बी एम बी क्रॉस एम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है बी एम, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, सीधा कर दे तो यही आपने पीछे पढ़ा एम बी साइन थीटा। ये आपका ऑप्शन हुआ, और ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा इस हिसाब से। ये टी नहीं है, ये आपका टॉर्क है। अगला प्रश्न है, एम आघूर्ण वाले चुंबक द्विध्रुव, एम आघूर्ण वाले चुंबक द्विध्रुव किसी समरूप चुंबक क्षेत्र में बी में संतुलित स्थिति से क्षेत्र के लंबवत में लगाने में किया गया कार्य होगा। देखेंगे अभी हमने क्या पढ़ा, बलयुग्म, यही आपका टॉर्क होगा। ये जो टॉर्क मतलब होता है घुमाव, यही इसका कार्य है, यही इसका कार्य है, और इसका आपने सूत्र अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर, एम बी साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि यह जो है चुंबक के लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो यानी कि थीटा का वैल्यू कितना रखोगे आप, 90 डिग्री। जैसे ही आप थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और 1 गुना एम बी करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एम बी। कहीं न कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी मार के आप आ जाओगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोहा चुंबक पदार्थ, लोहा ना बोले, निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? लोह चुंबक पदार्थ आपको हमने पढ़ाया था कि सर निकेल, कोबाल्ट और लोहा, ये 3 ही ऐसे तत्व हैं जो लोह चुंबकीय पदार्थ है। इसमें आपको दिख रहा होगा मैग्नीज नहीं है, क्रोमियम नहीं है, एलिनिको नहीं है, क्या मिलेगा आपको, केवल कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न, लोहे का परमाणु क्या है? तो लोहे क्या है, प्रतिचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय ये भी नहीं है, कौन सा है सर, तो लोह चुंबक। 3 ही पदार्थ बताएं, कौन कौन, तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, और इसमें आपका
क्वेश्चन है लोहा तो भैया बोलेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है निकिल क्या है, फिर सिंपल सा क्वेश्चन, निकिल भी क्या होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है सर अणुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति है, अणुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होगी। अणुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति, तीन तरह का पदार्थ आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक पढ़ा था आप अणुचुंबकीय पदार्थ, और दूसरा पढ़ा था लोह चुंबकीय पदार्थ। देखिए प्रतिचुंबक पदार्थ जो होता है वो ऋणात्मक होता है और लोह चुंबक पदार्थ जो है वो धनात्मक होता है, और ये बहुत अधिक धनात्मक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक धनात्मक, और ये भी धनात्मक होता है लेकिन कम। कितना कम, तो लगभग जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो। इसीलिए इसको आप कहोगे सर उदासीन, स्थिर या उदासीन। लेकिन यही सवाल आ जाएगा कि सर अणुचुंबक पदार्थ क्या है, ऋणात्मक है, धनात्मक है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे सर इसका वैल्यू हमेशा किस में निकलता है, धनात्मक में ही निकलता है। अगला प्रश्न है लोह चुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति है। अब यहाँ लोह चुंबक की आई, तो लोह चुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति हमने अभी बताया क्या होता है, धनात्मक। अगला प्रश्न है सर प्रतिचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो अभी हमने बताया प्रतिचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, ऋणात्मक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है एक प्रवाल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त है। आप पढ़े होंगे कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो या विद्युतीय पदार्थ हो, खास करके इसमें विद्युत में किसका, ट्रांसफार्मर में आप पढ़े होंगे कि सर इन चीज़ों को बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इसका हम विद्युत में प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर एक धारा उत्पन्न होती है, जिस धारा का नाम आपने पढ़ा होगा भंवर धारा, जो ऊर्जा की बहुत ज़्यादा क्षति करती है। इस क्षति को बचाने के लिए इन यंत्रों को हम किससे तैयार करते हैं, नरम लोहे से। तो आपका सही ऑप्शन बी होगा, नरम लोहा। अगला प्रश्न है बाबू शैथिल्य प्रदर्शित कौन करता है। अब यहां पर भाषा है सर शैथिल्य क्या है। शैथिल्य का अर्थ होता है उदासीन, कोई भी चार्ज नहीं। तो आपने पढ़ा कौन, तो उदासीन की प्रवृत्ति किसकी है, अणुचुंबकीय पदार्थ की है। अगला प्रश्न क्यूरी ताप के ऊपर, आपको हमने क्यूरी ताप पढ़ाया था सर। क्यूरी ताप इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यही आपका क्यूरी है, छोटी एक्स को बड़ी में लिखते हैं, ये हुआ आपका क्यूरी ताप। क्यूरी ताप से अधिक अगर कर दे, ताप से अधिक कर दे, ध्यान देंगे, अगर क्यूरी ताप अगर बढ़ाते हैं तो कोई भी चुंबक पदार्थ का गुण क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है, अर्थात वो चुंबक क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो अगर क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबक पदार्थ को लेके जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, तो इसका चुंबक गुण खत्म होगा। जब चुंबक गुण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मान लीजिए चुंबक है, अभी ये निकिल को खींच रहा है, कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद ये खींचना ही बंद कर दे, तो हम इसको चुंबक कहेंगे नहीं, इसका पावर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो बोले तो स्थिर, स्थिर बोले तो उदासीन, और उदासीन किस पदार्थ का होता है, तो उदासीन होता है अणुचुंबकीय पदार्थ का। सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिक के आधार पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सर कुछ पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबक प्रवृत्ति क्या होगी। तीन चीजें, एक होगा सर 1 से कम, अब एक होगा 1 से अधिक, और एक होगा सर 1 से बहुत अधिक, 1 से बहुत अधिक। अब 1 से कम कौन होगा, तो 1 से कम हुआ तो सर ये आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक में जाएगा तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 1 से थोड़ा सा अधिक हुआ तो इसको आप लेके चले जाओगे अणुचुंबकीय, और 1 से बहुत ज्यादा हो गया तो इसको आप पढ़ोगे क्या, लोह चुंबकीय। अब प्रश्न है कि सर
चुंबकशीलता 1 से कम हो तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा? ऋणात्मक। इसमें कौन सा? धनात्मक। इसमें भी कौन सा? धनात्मक। अगर 1 से कम हो जाए तो 1 से कम प्रश्न पूछ रहा है तो 1 से कम किसका होता? प्रतिचुंबक। और प्रतिचुंबक में कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपने भी पढ़ा। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नर्म लोहा रखा जाता है। क्या रखता है सर? अधिक चुंबक प्रवृत्ति या कम धारणशीलता। अगर कम धारणशीलता रखेगा तो भैया बनाएंगे ही नहीं। धारणशीलता तो सब जगह होगा, ठीक, लेकिन चुंबक बनाने के लिए चुंबक प्रवृत्ति से ज्यादा जरूरी है उसमें चुंबकशीलता होना। क्या होना? चुंबकशीलता होना। यानी कि धारणशीलता के साथ साथ चुंबकशीलता होना चाहिए। यानी कि शीलता वाला ऑप्शन कहीं आपको मिल रहा होगा। कहाँ मिल रहा है? 2 जगह। अधिक चुंबकशीलता, अधिक धारणशीलता, कम चुंबकशीलता, अधिक धारणशीलता। तो पहले ये दोनों ऑप्शन तो कट जाता है। 2 जगह शीलता है। तो अगर हम अच्छा चुंबक बनाएंगे तो हमको चुंबकशीलता क्या चाहिए? कम चाहिए, अधिक? अधिक चाहिए। तो अधिक वाला ऑप्शन क्या है? सी। आपका ऑप्शन नंबर सी कि सर हमको अधिक चुंबकशीलता भी चाहिए और वो ज्यादा दिनों तक काम करे, अर्थात अधिक धारणशीलता भी चाहिए, तभी हम अच्छे नरम लोहे का प्रयोग करेंगे चुंबक को बनाने में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चुंबक ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है? अब देखिए सवाल बहुत सुंदर सवाल है। अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई। अगर आप एक अक्ष ले ले इस प्रकार से और हम अपने चुंबक की बात करें, हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी पर जो चुंबक होगा कैसे होगा? थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा तिरछा। ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री। तो सर ये जो चुंबक है ये तो पृथ्वी है, लेकिन चुंबक तो थोड़ा बड़ा होगा, इसका रेंज तो थोड़ा ज्यादा होगा ना। तो इस कारण से ये 23.5 डिग्री तो होगा नहीं, ये 10.5 डिग्री तो होगा नहीं। तो सर ये डिग्री कितना होगा? तो ये डिग्री होता है सर 17 डिग्री। कितना होता है? 17। लेकिन अब कहता है सर ध्रुव पर। कहां? तो ध्रुव पर। अगर आप यहां पर अक्ष में ध्रुव ले तो ये हमारा ध्रुव नहीं है। हमारा ध्रुव कौन है? पृथ्वी का। ओरिजिनल में ये और ये, क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है? झुका हुआ। क्या है सर? झुका हुआ। और ये इसके साथ हमेशा से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90। ऑप्शन नंबर डी। और इस कोण को हम कहते हैं सर नति कोण। कौन कोण? कि सर चुंबक कितना झुका हुआ है? तो कितना झुका है? 17 डिग्री। पृथ्वी कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। यानी कि ये अगर आपका चुंबक है, पृथ्वी का चुंबक, ये इसका अक्ष स्थिति है और ये ऊर्ध्वाधर, इसको आप क्षैतिज कहेंगे और इसको आप क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। सर ऊर्ध्वाधर अगर है और ये शून्य होता है तो हमने पढ़ाया ऊर्ध्वाधर में विभव क्या होता है? शून्य। तो इसको कहेंगे क्या? आप क्या कहेंगे? चुंबक ध्रुव कहेंगे, भौगोलिक ध्रुव कहेंगे, चुंबक निरक्ष कहेंगे या चुंबक क्षेत्र की शक्ति कहेंगे? इस रेखा को हम कहते हैं चुंबक क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति। कौन स्थिति? निरक्ष। इसको कहते हैं अक्ष स्थिति। तो आपका सही ऑप्शन होगा निरक्ष। ऑप्शन नंबर सी, चुंबक का निरक्ष पर विभव भी शून्य होगा और उसके बाद क्षेत्र भी क्या होगा? शून्य। अगला प्रश्न, प्रश्न है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। अब कहोगे सर याम्योत्तर किसको कहेंगे? ये हुआ ऊर्ध्वाधर और ये हुआ आपका क्षैतिज। अब यहां आप बना दे पृथ्वी। पृथ्वी का ये सर झुकाव है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। लेकिन चुंबक के मामले में चले तो ये कितना डिग्री है? मात्र 17 डिग्री। अब अगर पृथ्वी का बीच वाला भाग, जिसको आप भूमध्य रेखा, भूगोल में पढ़ोगे तो भूमध्य रेखा को ऐसे काट देते हो,
लेकिन साइंस में पढ़ोगे तो आप ऐसे नहीं काट सकते। जब भी आप इसको काटोगे कैसे काटोगे, तिरछा, क्योंकि हमारी पृथ्वी ही क्या है, तिरछा। हमारी पृथ्वी क्या है, तिरछा। तो ये हुआ हमारा पृथ्वी का यामोत्तर, ये किसका हुआ, पृथ्वी का। और जो भौगोलिक, वास्तव में खरा पृथ्वी को कैसा होना चाहिए था, सीधा। है कहाँ ये, तो ओरिजिनल मान तो ये है, और हमारा पृथ्वी है कहाँ, ऐसे। तो वास्तविक से ये क्यों, वास्तविक से ये कितना झुका हुआ, तो 17 डिग्री। आखिर इसको कहते हैं क्या, तो ये हुआ भौगोलिक और ये हुआ पृथ्वी का याम्योत्तर। सर ये इनको कहेंगे क्या, तो सर इसको हम कहते हैं पृथ्वी का दिक्पात। क्या कहते हैं, दिक्पात। ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, चुंबकीय दिक्पात। अगला प्रश्न, प्रश्न है किसी स्थान पर भूचुंबक क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण क्या है। अगर क्षैतिज पर और ऊर्ध्वाधर पर, दोनों पर वो मान क्या हो, बराबर। ये है चुंबक, ऊर्ध्वाधर पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90। आप पढ़े हैं इस तरफ क्षैतिज घटक में जो होता है उस घटक को cos थीटा द्वारा व्यक्त करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को साइन थीटा द्वारा, और बीच का कोण कितना है, 90। किस कोण पर, अगर आप इधर से वैल्यू निकालेंगे तो mb cos थीटा निकला, और यदि आप इधर से निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा mb sin थीटा। आखिर किस एंगल पर दोनों वैल्यू बराबर होंगे। आप जानते हैं साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री दोनों का ही वैल्यू होता है 1/√2। यदि 45 डिग्री यहां भी रखो, 45 डिग्री यहां भी रखो, उस स्थिति में जो mb का वैल्यू होगा वो क्या होगा सर, mb/√2 यहां भी होगा और इसका भी वैल्यू क्या होगा, mb/√2। तो किस स्थिति में नमन कोण बराबर होगा सर, तो वो स्थिति क्या होगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका, भूचुंबक के निरक्ष पर, बिल्कुल निरक्ष पर नमन कोण का 0 होता है, क्योंकि इस रेखा पर ये जो निरक्ष स्थिति, अगर केवल आप निरक्ष स्थिति ले ले तो इस पर 0 होता है। 0 होने का कारण क्या है, तो आपने पढ़ा है 0 होने का कारण क्या है, विभव क्या होता है, 0। आपका कहीं ऑप्शन है विभव का मान 0, तो ऑप्शन नंबर सी है सर, विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में एक नती सुई, एक नती एकदम डीप नीडल, एकदम पतला सा सुई है, एकदम पतला सा नोक। ये जो डीप सुई है वो क्या होगी, कहां पर, चुंबक याम्योत्तर पर। ध्यान देंगे, ये आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। अगर आप इसको ऐसे खड़ा कर दे, इस प्रकार से खड़ा कर दे, तो सर ये क्या होगा, क्या मान होगा। क्योंकि अगर सीधा रहता सर, ध्यान देंगे ये सुई है, सुई का नोक है यहाँ, और अगर ये पूरा वो छर रहता तो कोण कितना बनता, 90 डिग्री। लेकिन ये छर तो नहीं है ना, सुई है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो ये एंगल इधर बनाएगा, थोड़ा ना थोड़ा एंगल तो ये इधर बनाएगा। तो ना तो ये सर क्षैतिज में होगा और ना ही ये कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर में। ये कहाँ होगा, बीच का कोण में। यानी कि जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही ना कोण बनाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, क्षैतिज होगा नहीं, ऊर्ध्वाधर होगी नहीं, किसी भी दिशा में होगी ये भी नहीं, किस दिशा में होगी, तो जितना वो कोण बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, उस स्थान पर नती कोण पर झुकी होगी। यानी कि जितना इसका कोण होगा उतने पर ये सुई क्या होगी, झुकी होगी। अगला प्रश्न, बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है। बोर मैग्नेट्रॉन का मान EH/4πm, बिल्कुल आपके दिमाग में इसको रखना है। अगला प्रश्न है सर, चुंबक की प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक, ध्यान देंगे, चुंबक की प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक किसके लिए होता है, तो ऋणात्मक केवल और केवल किसके लिए होता है,
प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए ये सर ऋणात्मक होता है, अनुचुंबक पदार्थ के लिए धनात्मक होता है, और लोह चुंबक पदार्थ के लिए भी ये क्या होता है, धनात्मक। तो यहां पर प्रश्न का जवाब आप क्या देख सकते हैं, क्या ये केवल प्रतिचुंबक पदार्थ में होगा, केवल अनुचुंबक पदार्थ में होगा, केवल लोह चुंबक पदार्थ में होगा, अनुचुंबक और लोह में होगा। तो अनुचुंबक और लोह में तो होगा ही नहीं ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा किस में निकलेगा, धनात्मक। केवल लोह चुंबक इसमें भी नहीं होगा धनात्मक, केवल अनुचुंबक इसमें भी नहीं होगा, तो ऋणात्मक केवल और केवल किस में हो रहा है, प्रतिचुंबक पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, चुंबक फ्लक्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपने पढ़ा होगा। सर विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपने क्या पढ़ा था, तो वेबर आपने पढ़ा था, क्या, वेबर। इसका वैल्यू कितना होता था, ES पढ़े थे। अब यहां पर वही चीज है सर, चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक आप वेबर नहीं मारेंगे, टेस्ला। क्या मारेंगे, टेस्ला। दोनों फ्लक्स है लेकिन दोनों का एसआई यूनिट में थोड़ा सा क्या है, अंतर। चुंबक फ्लक्स का टेस्ला और विद्युत फ्लक्स का वेबर। अगला प्रश्न, प्रतिचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, हमने बताया 1 से कम। क्या होती है, 1 से कम, तभी तो इसका मान ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, क्या होती है सर, 1 से थोड़ा सा अधिक, 1 से थोड़ा सा अधिक। ऑप्शन में 1 से बहुत अधिक भी है, 1 से कम भी है। 1 से कम आपका प्रतिचुंबक का, 1 से बहुत अधिक लोह चुंबक का। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, प्रश्न नंबर 40। लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो लोह चुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। जो ध्रुव प्रबलता है, ध्यान देंगे यहां पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यही तो मेन चुंबकीय क्षेत्र है। यहीं से तो सर ये अगर साउथ मान ले और ये इसको नॉर्थ मान ले, तो सर साउथ से किस ओर दिशा होती है, नॉर्थ की ओर। हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया है। अब कहता है कि ये प्रत्येक पोल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इस प्रत्येक पोल का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकांक ध्रुव का मान क्या होता है, एकांक ध्रुव का मान क्या होता है, F बराबर μ0/4 पाई। ठीक है सर, यहां पर है m/r²। अगर एकांक बोले तो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी क्या 1 कर दे, तो 1/1 ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो ध्रुव प्रबलता बचा μ0/4 पाई, और इसका वैल्यू हमने बताया था 10⁻⁻7, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ मैग्नेट का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है।